Hello friends and welcome you all to another chapter of CA Intermediate Group 1 Accounting chapter Investment Accounts. Yes my dear friends, as a chartered accountant हम investment की बात कैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि chartered accountant बनने के बाद हमारे वैसे तो बहुत सारे रोल्स होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है गाइडेंस टू आवर क्लाइंट्स दैट हाउ दे कैन ग्रो देयर मनी, कैसे वो अपने पैसे को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं. सो इन्वेस्टमेंट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में हम आज करेंगे बात. माय डियर फ्रेंड्स, इफ आई टॉक फ्रॉम द एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो यहां पे आपके सामने है हमारी टेक्स्ट बुक, आप सभी देख सकते हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ अवर टेक्स्ट बुक. लेकिन जैसे कि हम हर चैप्टर में करते हैं, वही चीज हम यहां करेंगे कि इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऑल प्लीज टर्न टू द एनालिटिक्स सेक्शन. सो आपकी टेक्स्ट बुक के शुरुआत में मैंने आपको इस तरीके से एक एनालिटिक्स का सेक्शन दिया है, जहां पे आई हैव गिवन यू अटेम्प्ट वाइज, chapter wise questions answers in examination, and there you can see on serial number 12 investment account. It is a topic which is based on an accounting standard. Yes, AS 13 पे based है topic. और अगर आप इस लिस्ट को अच्छे से देख रहे हैं ना, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि इस चैप्टर पे इंस्टीट्यूट ने कंसिस्टेंटली हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे. ये बात छोटी नहीं है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और मैं ये कहूंगा कि बहुत इजी भी चैप्टर है. बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, और इस कॉम्बिनेशन को आज हम देखने जा रहे हैं. तो क्योंकि नए चैप्टर का पहला लेक्चर है, इसलिए मैं फिर आपको यहाँ पे खुद को दिखा रहा हूं. अदरवाइज तो हम बाकी सारे लेक्चर्स कर रहे हैं, वैसे से आगे बढ़ेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, करते हैं शुरू, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से. अब इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड, ये शब्द की शुरुआत कहां से होती है, where this word gets existence from. तो मैं यहां आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, समझिएगा. और जो मैं लिख रहा हूं, मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं that you also open your registers and write down all that thing what I am writing over here. और जो भी मैं आपसे लिखने के लिए कहता हूं, उसे आप यहां पे लिख लीजिएगा. करेक्ट? कम ऑन, राइट डाउन विद मी. अब यहां किसी की भी बात क्यों ना की जाए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, कोई भी क्यों ना हो, एक छोटे से दुकानदार से लेके एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ तक, सभी के लिए ये डायग्राम, ये टेबल वर्क करता है. सबसे पहले हमें देखना है द टोटल इनकम. जो भी आप अर्न करते हैं, कमाते हैं, ये जो टोटल इनकम होती है ना दोस्तों, ये दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है. द फर्स्ट पार्ट इज दैट पार्ट ऑफ योर इनकम, दैट पोर्शन ऑफ योर इनकम विच यू नीड टू स्पेंड फॉर योर लाइवलीहुड, जो आपको आपकी लाइफ स्पेंड करने के लिए चाहिए, जैसा भी आपका लाइफस्टाइल है. हमारी सोसाइटी में हर टाइप के लोग रहते हैं. कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं, जैसे मैं क्लास में जब भी लेक्चर्स लेता हूं तो सभी स्टूडेंट्स को समझाता हूं कि पुणे इज नॉट अ वेरी वेरी चीप सिटी, इट इज एन एक्सपेंसिव सिटी. और पुणे में रहना है तो बहुत सारे खर्चे हैं, हर सिटी में, बट पुणे में थोड़े ज्यादा है. सो अगर आप यहां देखेंगे तो हमारे इस शहर में, हमारे इस सिटी में दो टाइप के लोग आपको मिलेंगे. एक जो हमारे मेड्स होते हैं, जो पियोन्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, ये लोग जो 10-15 हजार 20 हजार में भी अपना पूरा महीना, अपनी फैमिली का पूरा महीना चला लेते हैं. और ऐसे भी लोग होते हैं जिनको 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए भी कम पड़ता है. तो दैट पोर्शन ऑफ इनकम विच इज रिक्वायर्ड बाय यू टू स्पेंड योर लाइवलीहुड डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल इज नोन एज विच इनकम, डिस्पोजेबल इनकम. सो आउट ऑफ टोटल इनकम सम इनकम गेट्स डिस्पोज, खत्म हो जाती है, खर्च हो जाती है. और डिस्पोजेबल इनकम माइनस होने के बाद जो इनकम बचती है, टोटल इनकम में से जो पोर्शन बचता है, दैट इज नोन एज सरप्लस इनकम.
इंसान इन्वेस्टमेंट के बारे में कब सोचता है? तो आज का जो लेक्चर है बहुत बेसिक्स हम क्लियर करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, टू ले योर फाउंडेशन। बिल्कुल वन ऑन वन कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए, इवन दो आप मुझे वर्चुअली देख रहे हैं, बट ये कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए, सिर्फ वन वे नहीं होना चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट कब होता है? आप जाइए किसी गरीब से पूछिए, किसी ऐसे इंसान से पूछिए जो रोटी कपड़ा मकान के लिए भी स्ट्रगल कर रहा, और उसको जाके पूछोगे भाई तूने तेरे फ्यूचर के लिए क्या इन्वेस्ट किया? एक रख के देगा वो आपको। कहां से करेगा वो इन्वेस्टमेंट? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? कोई इन्वेस्ट कब करता है? जब उसकी टोटल इनकम में से डिस्पोजेबल इनकम माइनस होने के बाद बचती है कुछ सरप्लस इनकम। इन्वेस्टमेंट इज डन आउट ऑफ विच इनकम? इट इज डन आउट ऑफ सरप्लस इनकम। जब आपके पास सरप्लस इनकम है तो ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर सरप्लस इनकम ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? आर यू गेटिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स? So that's very important thing for you to. So that's very important thing for you to understand. कि investments is done out of surplus income. So ये surplus income and this surplus income results into investments. अब वापस सवाल ये उठता है कि कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? तो दोस्तों ये जो दो शब्द है ना, ये जो दो वर्ड्स है ना, एक टोटल इनकम और दूसरा इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के बीच में क्लोज लिंक होती है, क्लोज रिलेशन होता है। पहले इनकम होती है तो इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट इसीलिए की जाती है कि सब्सिक्वेंटली हम इनकम अर्न कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं जॉब करता हूं, मैं कहीं काम करता हूं, मैं पैसे बचा बचा के बैंक में फिक्स डिपॉजिट करता हूं। समझना मेरी बात? आई डू फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। आई हैव डन दैट फिक्स डिपॉजिट आउट ऑफ माई टोटल इनकम, करेक्ट? अब बाद में अगर अभी जैसा चल रहा है कोरोना वायरस वाली सिचुएशन, अगर मेरी कंपनी ने मुझे सैलरी देने से मना कर दिया तो मेरी वो सैलरी इनकम तो रुक जाएगी, लेकिन जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम मुझे अभी भी होगी। मतलब इनकम से होती है इन्वेस्टमेंट और सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इनटू इनकम। ये दोनों वर्ड्स में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, सिमिलैरिटी। द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज what are the objectives of making an इन्वेस्टमेंट? पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूं, फिर ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी, करेक्ट? व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट? हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सो माय डियर फ्रेंड्स, वैसे तो ये डिटेल में आप पढ़ोगे इन पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट अभी मैं आपको यहां बता सकता हूं क्योंकि इट्स रेलेवेंट फॉर दिस पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। देयर आर टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स फॉर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो उसके दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दोस्तों, समझिएगा। वन इज शॉर्ट टर्म objective and another is long term objective। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, आज की बात की जा रही है, मैं किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट क्यों ना करूं, मेरा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है? माय शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न recurring income। My short term objective is to earn recurring income, or recurring incomes like to earn recurring incomes like dividend, interest and rent। अच्छे से समझना क्योंकि यहीं से हम डेफिनेशन बनाएंगे जो AS 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में दी गई है। सो इन्वेस्टमेंट्स करने का शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि मैं अर्न करना चाहता हूं डिविडेंड, क्योंकि मैं अर्न करना चाहता हूं इंटरेस्ट, या क्योंकि मैं अर्न करना चाहता हूं रेंट। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कैपिटल
एप्रिसिएशन, इंक्रीज इन प्राइसेस मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन। तो आज मैंने कोई चीज कुछ दाम में खरीदी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाद में चल के इसके दाम बढ़ जाने चाहिए, इसकी प्राइसेस बढ़ जानी चाहिए, जिससे मुझे गेन होगा। इसको कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। लेकिन ये जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं होता है दोस्तों, इट इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो टोटल इनकम हैज टू पार्ट्स, डिस्पोजेबल इनकम एंड सरप्लस इनकम। सरप्लस इनकम रिजल्ट्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट्स करने के ऑब्जेक्टिव्स हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, दैट मींस यू शुड हैव अ रिकरिंग इनकम, एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। अब ये सब होने के बाद मैं आपको लेके चलता हूं डेफिनेशन के पास, द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। सो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपने लिखा होगा, नहीं भी लिखा तो पहले समझ लीजिए और ये डेफिनेशन लिख लीजिए आपके पास में, करेक्ट, और यू कैन राइट इट डाउन। तो ये देखिए, investments are come on, go on writing. Come on, write it down, all of you. Investments are assets held by an enterprise. किस चीज के लिए? फॉर अर्निंग इनकम। कैसे? बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल। ये तो हुआ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। एंड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट्स, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट्स टू दी इन्वेस्टिंग एंटरप्राइजेस। तो जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टिंग एंटरप्राइजेस मतलब इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? टू अर्न ऑल दीज बेनिफिट्स, करेक्ट। अब ये जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की डेफिनेशन देख रहे हैं ना, इस डेफिनेशन में प्राइमरीली 3 टाइप के इनकम्स के बारे में बात की गई। प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी लॉ, कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी एक्ट में कोई भी वर्ड अगर दिया ना, तो उस वर्ड के मतलब को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां पे ये जो 3 टाइप के इनकम की बात की गई है, जिक्र किया गया, इन तीनों टाइप के इनकम्स किस इन्वेस्टमेंट से होती है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सबसे पहले मैं आता हूं डिविडेंड। डिविडेंड इज अर्नड आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट? ऐसी क्या इन्वेस्टमेंट है जिसको करने पे हमें डिविडेंड रिसीव होता है? सो कैन आई से डिविडेंड इज अर्नड ऑन शेयर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शेयर्स इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। इंटरेस्ट ऐसी कौन सी चीज है जिसमें इन्वेस्ट करने से हमें जो रिटर्न मिलता है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। सो कैन आई से एफडी। एफडी मींस फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद बैंक। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट्स विद बैंक। जैसे एफडी होता है, आरडी होता है, दोनों बैंक के पास होता है। ऐसे एक और चीज होती है, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स।
आप कंपनी लॉ में एक चैप्टर पढ़ते हैं कंपनी डिपॉजिट्स, मैं उस डिपॉजिट्स की बात कर रहा हूं, कंपनी डिपॉजिट्स, एंड इट कैन ऑल्सो बी ऑन अकाउंट ऑफ debentures, correct? The third thing what they are talking about is rent, which is the investment which yields rent for you. So can I say if you invest in real estate you earn rent? So the third thing, third investment what I can write here is real estate. और ये जो रियल एस्टेट है ना, इसको AS13 में एक अलग नाम से पहचान दी गई है, एंड दैट नेम इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, करेक्ट? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मींस इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, और ये जो इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, करेक्ट? ये सारी चीजों की जो इन्वेस्टमेंट है, इट इज नाउ कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, दैट इज प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट. सो प्राइमरीली इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, investment in all the types of deposits, debentures and other whatever instruments, financial instruments, correct? तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये इन्वेस्टमेंट्स क्या, सभी ने इसके बारे में सोचा होता है, मैंने सोचा है, आपने सोचा है, आपके पापा ने सोचा होगा, दादा ने सोचा होगा, सभी ने सोचा है. ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचा होगा. लेकिन अगर आप इस वर्ड को क्लोजली देखते हैं ना, तो इसका एक बहुत ही गहरा रिलेशन है विद अनदर सेकंड वर्ड नोन एज रिस्क. इकोनॉमिक्स का लॉ हम सभी ने पढ़ा. क्या कहता है इकोनॉमिक्स का लॉ? हाई रिस्क हाई रिटर्न. जितनी ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा. तो पुराने जमाने के लोग, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं माय ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडफादर, हम सब उनकी बात करते हैं. सो दोस्तों, पुराने जमाने के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा कहां इन्वेस्ट करना प्रेफर करते थे? व्हाट डू यू थिंक? डिग योर माइंड, सोचिए. हमारे जो फोर फादर्स थे या हमारे ग्रैंडफादर्स थे, वो कहां इन्वेस्ट करना प्रेफर करते थे? बिकॉज दे वर कंजर्वेटिव पीपल, दे वर रिस्क एवर्स पीपल. रिस्क एवर्स पीपल मतलब ऐसे लोग जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, जिनकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है. तो वो ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, या रादर ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करते थे जहां उनका पैसा सबसे सेफ रहे. और ऐसी इन्वेस्टमेंट कौन सी थी जहां उनका पैसा सबसे सेफ रहता था? तो वो लोग जाके इन्वेस्ट करते थे बैंक्स में बाय वे ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट. कितना रिटर्न मिलता था पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में? कभी सोचा है आपने? 5%, 6%, 7%, 10%. मतलब हम यहां लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. हम यहां लेते हैं कुछ एग्जांपल्स. सो एग्जांपल, ₹1000 invested at the rate of 8% also per annum if you consider. मैं यहाँ प्री टैक्स पोस्ट टैक्स ये सारे एडजस्टमेंट नहीं ले रहा हूं, सिंपल ROI ले रहा हूं 8%. तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये 1000 रुपीज कितने हो जाते थे? 1080 रुपीज हो जाते थे. वेयर इन ऑल द कंजर्वेटिव या ऑल द कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स, जितनी भी कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, जितने भी पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हो गए, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गए, आरडीज हो गई, डेली डिपॉजिट्स हो गए, इन सब में कितना रिटर्न मिलता है? 5%, 6%, 7%, 8%. सीनियर सिटीजन है तो आधा % ज्यादा, दैट्स ऑल. और कहां इन्वेस्ट करते थे पुराने जमाने के लोगों की अगर मैं बात करूं, तो वो लोग इन्वेस्ट करते थे कहां? गोल्ड में. लेकिन अगेन गोल्ड से रिलेटिंग एक चीज और है कि अगर आप गोल्ड परचेज करते हैं तो देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ डिफॉल्केशन, चोरी की, थेफ्ट की रिस्क होती है. तो आपको उसको सेफगार्ड करके रखना होता है, संभाल के रखना होता है. तो अगर आपको उसको संभाल के रखना है तो बैंक में लॉकर्स लेना पड़ेगा, और लॉकर लेना पड़ेगा तो लॉकर का रेंटल देना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो वो आपकी कॉस्ट इंक्रीज करता जाएगा. बट यस, ये एक अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि उनको पता है पुराने जमाने में ये एक थॉट होता था कि बाद में शादी होगी, घर में शादी होगी तो सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाने पड़ेंगे, तो बेटर है रॉ गोल्ड खरीद के रख लिया जाए.
सोच सही है, आज भी कई लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बट क्या है गोल्ड के प्राइसेस? पुराने जमाने में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते थे, बट क्या आज भी हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं? देखते हैं, पहले लिस्ट बना लेते हैं कहां कहां इन्वेस्ट किया जा सकता है। पुराने जमाने के लोग थर्ड इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा जो करते थे वो करते थे रियल एस्टेट में। लैंड, एग्रीकल्चर हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, एक छोटा प्लॉट खरीद के रख लिया, कुछ एकड़ खेती खरीद के रख ली, कोई दुकान खरीद के रख ली, कोई फ्लैट खरीद के रख लिया, उसे रेंट आउट कर दिया और इनकम स्टार्ट हो गई। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट के प्राइसेस ऑलरेडी पीक पे है। अब व्हेन यू विल ऑलरेडी बाय ऑन दिस लेवल, कैन यू एक्सपेक्ट दिस टू फर्दर शूट अप एंड गिव यू एन काइंड ऑफ रिटर्न व्हाट योर ग्रैंडफादर्स और फोरफादर्स वुड हैव गॉट? एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली इतना नहीं मिलेगा। एक जमाना था, आपने भी कहानियां सुनी होगी, मैंने भी सुनी है कि यार एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था मे बी 1 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में, और आज वो 50 लाख का हो गया, 60 लाख का हो गया, 1 करोड़ का हो गया। बट अब ये सिर्फ कहानी है दोस्तों, ऑलरेडी ये प्राइसेस पीक पे है। तो फिर हुआ क्या? आपके मेरी तरह आजकल के लोग कहां इन्वेस्ट करें? जमीनें सस्ती मिलती नहीं है, इंक्रीज होने का चांस कम है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जमीनों की कीमत क्या होगी। गोल्ड में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, अगेन रिस्क से ज्यादा आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। इकोनॉमी साइकिल से आपका पैसा निकल गया, वो कहीं यूज नहीं आ रहा है, वो ब्लॉक हो गया। एक सर्वे कहता है कि इंडिया में जितनी भी लेडीज के पास जितने भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक नॉर्मल जब शादी होती है, मैं स्पेशली बीइंग अग्रवाल, मैं अगर मारवाड़ी कम्युनिटी की बात करता हूं, मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, सिख्स, इन सब कम्युनिटीज की अगर बात की जाए तो ऑन एन एवरेज हर एक शादी में एक लड़की को 300 से 400 ग्राम, 500 ग्राम, आधा किलो सोना मिल जाता है। कैन यू इमेजिन? ब्राइड साइड से, ग्रूम साइड से, दोनों जगह से मिला के रिश्तेदारों की तरफ से सोना ही सोना, सोना ही सोना, सोना ही सोना, और उसे पूरा ऊपर से नीचे तक सोने से लाद देता है, और 300 से 400, 500 ग्राम सोना उस लड़की के पास जमा हो जाता है। क्या है सोने की कीमत आज? व्हाट इज द प्राइसेस ऑफ गोल्ड? एग्जैक्ट प्राइसेस मैं आपको दिखाऊंगा भी, बट अगर मैं 40,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम कंसिडर करता हूं, मतलब 4,000 रुपए ग्राम, 4,000 रुपए ग्राम के हिसाब से 300 ग्राम, 300 grams gold cost 12 lakh rupees. Mind-boggling figure, 12 lakh rupees. Can you imagine? And if it's half kg, that becomes 20 lakh rupees. मतलब एक शादी में 12, 15 लाख, 20 लाख रुपए का सोना जमा किया जाता है, चढ़ाया जाता है, दिया जाता है, जो भी चीज आपको कहनी है आपको समझ में। Can you imagine? और ये स्टोरी की एंड नहीं है, ये शुरुआत है। एक बार शादी हो गई, फिर दुनिया भर के रिचुअल्स होते हैं, दुनिया भर के फेस्टिवल्स होते हैं, और सोना आ रहा है, सोना सोना सोना, और ये पाइल अप होता जाता है, पाइल अप हो जाता है बिल्कुल। एवरी इंडियन वुमेन, मिडिल क्लास वुमेन हैज not less than 400, 300, 500 grams of gold packed in their lockers, jammed in their lockers. मतलब आज वो सारा सोना, और उसमें कितने लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस पैसे इन्वेस्टेड है, वो पूरा पैसा डेड लॉक्ड हुआ है। जरा 1 मिनट आप सोच के देखिए, मैं सही कह रहा हूं, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। 1 मिनट अगर आप सोच के देखते हैं कि अगर हमारे देश की ये सारी लेडीज अपने तिजोरी के सोने को निकाल के उसको पैसे में कन्वर्ट कर दे, और अगर ये पैसा हमारे मॉनेटरी सिस्टम में आ जाए, तो आप सोचो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना नीचे आ सकता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? मतलब मैं बहुत सिंपल कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं। बोरोइंग रेट क्या होती है? मैं एज ए कंज्यूमर बैंक में जाता हूं, बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता हूं, बैंक मुझे जो लोन ऑफर कर रहा है वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऑफर करता है ना। आपको पता है इंडिया में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट्स अमंग्स्ट दोज कंट्रीज व्हिच इज ऑफरिंग वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। On an average, if you go to take, you are a businessman, you are starting a business, you go to a bank to borrow a term loan, you won't get term loan less than 12, 14, 15% per annum.
मैं कैसे बिजनेस करूं जब 12, 14, 15% तो मुझे बैंक को इंटरेस्ट ही देना है, चाहे मेरा बिजनेस हो या ना हो। अभी की सिचुएशन क्या है, ये लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, एक बार सोच के देखो। वो बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में, अरे कंपनीज छोड़ो, एक थिएटर के बारे में सोच लो, पीवीआर सिनेमास के बारे में सोच लो। क्या है पीवीआर सिनेमा? इट्स अ कंपनी विच ऑपरेट्स थिएटर्स ऑल ओवर इंडिया। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है या नहीं? करोड़ों रुपए की। इतने बड़े मल्टीप्लेक्स बनाए हैं, इतने बड़ी लॉन्जेस बनाए हैं, इतना कैफेटेरिया, कितना सारा स्टाफ, कितना कुछ अरेंजमेंट कर रखा है। क्या हुआ? 21 दिनों के लॉकडाउन में एक शो नहीं चला। 21 दिनों के लॉकडाउन में 1 रुपए का रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। पर ये 21 दिनों के लॉकडाउन में क्या बैंक इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा? बैंक इंटरेस्ट छोड़ देगा? अरे किस गलत फहमी में हो। इंटरेस्ट की साइकिल चलती रहेगी राउंड द क्लॉक। वो 12%, 14%, 15% चलता रहेगा, चाहे बिजनेस हो या ना हो। क्या करोगे? अब जरा 1 मिनट इमेजिन करके देखो, अगर पीवीआर को यही लोन सपोज 5% से मिला होता था, 4% से मिला होता था, डोंट यू थिंक सो फाइनेंशियल बर्डन ऑन पीवीआर सिनेमास वुड हैव ट्रेमेंडसली केम डाउन? Yes or no? Tell me. Absolutely yes. There's no chance for you to say no. Absolutely yes. ये फाइनेंशियल बर्डन नीचे आता था। तो कभी सोचा है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी ज्यादा क्यों है, या कैसे डिटरमाइन होती है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट? ये सिंपल फंडा है बॉस, डिमांड एंड सप्लाई का। मनी की कितनी डिमांड है और मनी की कितनी सप्लाई है, मतलब हाउ मच आर द डिपॉजिट्स विद द बैंक एंड हाउ मच आर द एडवांसेस ऑफ द बैंक। कितने लोग पैसे को डिमांड कर रहे हैं, उससे डिटरमाइन होता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आज अगर हमारा लोगों का पैसा ये सोने में, तिजोरियों में बंद रहेगा, तो मनी की सप्लाई कहां से आएगी? डिमांड तो कम नहीं होगी। आज कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो उसको लोन चाहिए। अरे एक बंदा घर का मकान लेना चाहता है, एक फ्लैट लेना चाहता है, उसको होम लोन चाहिए। बंदे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के लिए लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए। आजकल हर चीज लोन पे, मतलब डिमांड साइड में तो कहीं कमी नहीं है बॉस। लोन की ह्यूज डिमांड है और बैंक्स भी प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट्स बना के बेच रही है। आजकल आपको एक मोबाइल फोन से लेके हर चीज आप लोन पे खरीद सकते हैं। मतलब केसी और एसओटीसी वालों की एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए, तो वो आपको कहते हैं यूरोप घूम के आओ, हम आपको ईएमआईज देंगे, इंस्टॉलमेंट देंगे। मतलब जब यूरोप घूम रहे हो तब तो आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, हर फोटो में पाउट कर करके फोटोज निकाल रहे हो, और वापस जब यहां पे आओगे ना, घर पे आओगे, बैंक की ईएमआई भर भर के ऑटोमेटिक पाउट हो जाएगा आपका। कहां से पे करोगे? मनी की डिमांड कम नहीं, सप्लाई कम है। और ये सप्लाई कम क्यों? तो आरबीआई ने तो करेंसी प्रिंट करके इकोनॉमी साइकिल में छोड़ी थी ना। ये पैसा गया कहां? किसके पास है ये पैसा? ये पैसा बंद है उन तिजोरियों में जिनके पास 500 ग्राम, मैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी बता रहा हूं भाई, 500 ग्राम कुछ भी नहीं है। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का सोना, प्रेशियस स्टोन्स, जस्ट आउट ऑफ कंजर्वेटिवनेस, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। पता नहीं, एक अलग ही कनेक्शन होता है फीमेल्स का गोल्ड के साथ, और वो तिजोरियों में बंद किया जाता है। पहनते नहीं। किस डर से? चेन स्नैचिंग के केसेस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं, वो केसेस के डर की वजह से पहनते नहीं। बट क्यों रखा है संभाल के? क्योंकि नहीं, फ्यूचर के लिए काम आएगा। आप घर में पूछिएगा कभी भी अपनी मदर से, अपने वाइफ से, अपनी सिस्टर से, दूसरों की वाइफ से नहीं, अपनी वाइफ से, सिस्टर से, तो आपको पता चलेगा। आप पूछो मम्मी क्यों इतना गोल्ड खरीद के रखा है, कभी आप पहनते तो नहीं हो, तो एक ही जवाब मिलेगा, नहीं, फ्यूचर के लिए संभाल के रखा। पर कभी आपने सोचा है, ये सर्वे कंडक्ट किया गया था इस चीज में, कि अगर ये सारे सोने को निकाल के अगर इकोनॉमिक साइकिल में लिया जाए ना, तो दोस्तों इंडिया का डिमांड सप्लाई गैप काफी हद तक कम हो जाएगा। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, अभी 12%, 14%, 15%, ये घट के आ जाएंगे 8%। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात। तो ठीक है, हम कहां इन्वेस्ट करें? तो फिर हम लोग जो यंग जनरेशन है वो एक नए ऑप्शन के साथ बाहर आई, एंड दैट इज स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट।
we started dealing in the modern, the new, innovative financial instruments, investment avenues, new avenues were discovered like equity shares, preference shares, debentures, bonds, म्यूचुअल फंड्स। हम लोग एंटर हुए स्टॉक मार्केट में। मतलब दोस्तों एक समय था 1990, 1991 तक स्टॉक मार्केट में एक आम आदमी एंटर भी नहीं होता था, अपना पैसा भी नहीं लगाता था। लेकिन आज समय बदल चुका है। टेलीविजन पे ऐड आती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर दो, सही है। हर बंदा आप स्टॉक मार्केट में जा रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, क्योंकि वो ट्रस्ट क्रिएट हुआ है, वो एक रिलायबिलिटी, एक रिस्क एपेटाइट इंक्रीज हुआ है। हाँ, स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, दे आर रिस्की, बट रिटर्न्स भी तो अच्छे होते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे आगे बढ़ने से पहले। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ महीनों पहले एक आईपीओ आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफर आया था इस कंपनी का, सबने नाम सुना होगा, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, IRCTC, भारतीय रेलवे। एज एंटिसिपेटेड मेनी टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, क्योंकि हर कोई चाहता था इस कंपनी का शेयर खरीदना, क्योंकि सबको पता है कि आज की तारीख में इंडिया में ये मोनोपोलिस्टिक बिजनेस कर रही है। ये एक ऐसे सेगमेंट में है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहां किसी और के साथ कोई तरीके का कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कभी भी अगर आप रेलवे की टिकट्स बुक करने जाते हो तो वो हमेशा वेट लिस्टेड ही होती है, हमेशा वेटिंग होती है। ह्यूज डिमांड एंड शॉर्ट इन सप्लाई। तो एंटिसिपेटेड था, वैसा ही हुआ। शेयर्स मल्टीफोल्ड ओवर सब्सक्राइब हुआ और फिर फाइनली ये शेयर कुछ 300 सवा 300 रुपए में अलॉट हुआ। आंसर सुनिएगा, एक शेयर, one share was allotted for 300 to 325, I think 310, 320 was some exact price जिसमें अलॉट किया गया। आज की डेट में जो प्राइस है वो भूल जाइए, आज तो सब कुछ खराब है, पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ पड़ा है, ये कोरोना के चक्कर में सब कुछ नीचे है। पर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक, फरवरी मार्च 2020, फरवरी लास्ट वीक मार्च फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूं, जब हमारा सेंसेक्स पीक पे था। BSE सेंसेक्स वाज टचिंग, क्लाइंबिंग अबव 40,000 मार्क। आज तो हालत बहुत खराब, देखने की भी जरूरत नहीं। अब बिलीव करोगे, ये एक शेयर जो लोगों को 300 सवा 300 रुपए में मिला, 325 में, ये शेयर कहां तक जाके आया है? यस माय डियर फ्रेंड्स, दिस शेयर हैज गॉन टू 1900 प्लस रुपीस, टू बी स्पेसिफिक दिस हैज टच्ड द मार्क ऑफ 1954 रुपीस। अब आप इमेजिन करो कि एक बंदा जिसने आईपीओ में एप्लीकेशन डाला था, मेरी तरह मैंने भी डाला था, मुझे तो अलॉटमेंट नहीं आया, लेकिन अगर किसी ने डाला और उसे अलॉटमेंट आया और 300 सवा 300 रुपए में ये शेयर उसे मिला है, और सिर्फ 3 महीने बाद, 2-3 महीने बाद उसने इस शेयर को 1900 रुपए में बेचा है, तो जरा सोचिए उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ होगा। कैलकुलेट करते हैं तो 1900 माइनस 325, दैट बिकम्स 1575 रुपीस का गेन हुआ है। अब ये 1575 का जो गेन हुआ है, ये हुआ है बाय मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 325 रुपीज। तो मैं कैलकुलेट करता हूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो यस, हियर इट इज 1575 डिवाइडेड बाय 325 multiplied by 100, that becomes 484.6, that is 485% is the return on investment। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे, ये 485% का जो ROI हुआ है, मैं अब यहाँ पे उसका निकालता हूं एनुअलाइज्ड ROI। एनुअलाइज्ड ROI का मतलब होता है, जो हम कहते हैं ना, डैश परसेंटेज पर एनम। जैसे मैंने अभी यहां पे आपको बताया था कि कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स में यू गेट 8% पर एनम, दैट मींस व्हेन यू इन्वेस्ट योर मनी फॉर 1 कंप्लीट ईयर
एट द एंड ऑफ दैट 1 ईयर यू गेट सिर्फ ओनली एंड ओनली 8%. तो मैं यहां एनुअलाइज्ड आरओआई निकालता हूं. तो एनुअलाइज्ड आरओआई कैसे निकालता हूं? ही अर्न्ड 485% बाय इन्वेस्टिंग हिज मनी फॉर हाउ मेनी डेज. तो जैसे अगर यहां बात की जाए कि सपोज 2.5 महीने में उसने ये पैसा कमाया, 2.5 महीने में मतलब 30, 60 plus 15, 75 days. So 485% is earned over 75 days. अगर 75 days में 485% है तो 365 days में कितना इनकम होगा? 485 divided by 75 multiplied by 365. Can you see mind-boggling figure? 2360% per annum. Oh my goodness. I think we should close our ears, we should close our eyes. कुछ काम नहीं कर रहा है. बैंक में एफडी करने जाओगे, कितना मिलेगा? 5%, 6%, 8% तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने. स्टॉक मार्केट में अगर किस्मत सही है तो हम मैं कंडीशनल आंसर दे रहा हूं. हाउ मच इज द एनुअल रिटर्न? 2360%. कैन यू इमेजिन? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर शेयर इतना कमा के देता है. मैं ऐसे 10 एग्जांपल यहां आपके सामने रख सकता हूं. बट मैं एक चीज कह सकता हूं जो यंग जनरेशन को समझ में आ गई है कि स्टॉक मार्केट यील्ड्स more than the conventional instruments, and therefore the young crowd, the generation Y, has entered into stock market and they are investing into equities, derivatives, Nifty, Sensex, BSE and so many other ways to get the maximum possible return on their investments. हाँ, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, कितना? जितनी जरूरत है. हाँ, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, जितना लिक्विडिटी मेंटेन रखता है. हाँ, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में. एक्चुअली गोल्ड में क्या इन्वेस्ट करते हैं? शादी कर लो, गोल्ड अपने आप आ जाएगा. इन्वेस्टमेंट हो गया गोल्ड. मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं डाउरी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं. आप शादी करोगे तो आपके घर वाले भी तो गोल्ड देंगे, तो गोल्ड आ गया. और हमें करना है क्या गोल्ड? हम कहां गोल्ड कितना पहनते हैं? क्या करना है? उसे इन्वेस्टमेंट करना है. इन्वेस्टमेंट करना है. कहां करना है? स्टॉक मार्केट में. आप लोगों को मैं आज कुछ फैक्ट्स और कुछ डेटा यहां दिखाने जा रहा हूं. ध्यान दीजिएगा, समझिएगा. ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे गोल्ड प्राइसेस का ट्रेंड. कैसे गोल्ड प्राइसेस यहां पे चेंज हुए हैं आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे. कब राइज हुआ, कब फॉल हुआ, क्या रिटर्न मिलेगा, मतलब ऑनेस्टली क्या रिटर्न मिलेगा. 2013 में अगर मैं बात करता हूं, गोल्ड वॉज समवेयर अराउंड 32,000 to 33,000 फॉर 10 ग्राम, मतलब 3,200 रुपीज और 3,300 रुपीज फॉर 10 ग्राम. और क्या रेट है अभी आप देखिए आपके सामने, 42,370 रुपीज फॉर 10 ग्राम, मतलब पर ग्राम इज 4237. जस्ट 1,000 रुपीज इंक्रीज इन गोल्ड प्लस द रिस्क फैक्टर अटैच्ड टू. शेयर्स की अगर बात की जाए तो माय डियर फ्रेंड्स, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर इन इंडिया? भारत का सबसे एक्सपेंसिव शेयर कौन सा है? एक ऐसी कंपनी का शेयर जिसका शेयर की फेस वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज, लेकिन वो शेयर का लाइफ टाइम हाई है 80,000 रुपीज. एक शेयर की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, एक शेयर की. एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, वो लाइफ टाइम हाई बना चुका है 80,000 रुपीज का. अभी तो मार्केट डाउन है. वो शेयर आपके सामने है MRF लिमिटेड, विच इज करेंटली बीइंग ट्रेडेड एट समवेयर बिटवीन 55,000 रुपीज. इन द टनल शिफ्ट ऑफ 54,000 to 57-58,000 के रेंज में है, क्योंकि अभी मार्केट डाउन है. बट लाइफ टाइम हाई कितना है? 80,000. आज भी देखो 10 रुपए का शेयर और 55,000 पे कोट कर रहा है. कैन यू इमेजिन? मतलब मुझे अभी भी याद है कि 2010, 11, 12 में ये शेयर 9,000, 9,500, 10,000 रुपए पे ट्रेड हो रहा था. और आज 10 साल बाद ये शेयर आप देखो कितने फोल्ड इंक्रीज हो गए. तो जरा एक बार उन लोगों के बारे में सोच के देखो जिन्होंने इस शेयर में उस समय इन्वेस्ट किया होगा. आज उनका कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया होगा. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं. अभी वर्चुअल है तो मुझे आपके सवाल दिख नहीं रहे, बट आई एम श्योर यू वुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू मी, दैट सर कैन यू प्लीज टेल अस
इस दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव शेयर कौन सा है और कितने का है? जानना चाहोगे? नाम सुना है वॉरेन बफे का? यस माय डियर फ्रेंड्स, वॉरेन बफे की जो कंपनी है, उस कंपनी का शेयर इस पूरी दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव शेयर है, जिसका अभी तक का लाइफ टाइम हाई मैं आपको बता रहा हूं, एक शेयर की कीमत, लाइफ टाइम हाई एक शेयर की कीमत रही है $350,000 US। रुपए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अरे रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, उठो जाओ, यस, अपने कान पे भरोसा नहीं हो रहा, मुझे पता है। एक शेयर, the company's name is Berkshire Hathaway Incorporation Class A shares। आज की उसकी कीमत देखिए $2,67,954 US डॉलर, एंड लाइफ टाइम हाई इस शेयर का कितना रह चुका है? $3,47,000 US डॉलर। मतलब दोस्तों, अगर मैं आपको एक शेयर की कीमत बताऊं ना, तो 3,47,000 मल्टीप्लाइड बाय, इफ आई कन्वर्टेड एट 75 रुपीज, ओह माय गॉड, 2,60,25,000 का एक शेयर। भाई एक ही शेयर दिला दो, मेरा तो काम हो जाएगा, सही बता रहा हूं। अब समझ में आया इतना वॉरेन बफे क्यों किया जाता है? कौन है ये वॉरेन बफे? समझ में आया क्यों इसे वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन कहा जाता है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। So my dear friends, this is everything that comes out of the chapter what we are studying right now, investments। ये है इन्वेस्टमेंट। सही समय पे, सही जगह पे अगर इन्वेस्ट किया जाए तो वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपकी इनकम बन सकती है। तो इनकम से बनती है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट से बनती है बाद में जाके इनकम। सो यहां पे हम इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन को कंक्लूड करके आगे बढ़ते हैं, और अब हम आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पे। यस माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, accounting of investments is governed by AS 13 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, which is very well covered in your syllabus। So my dear friends, in order to simplify that standard, I will first write down the table of contents in front of you कि वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में हम क्या क्या देखने वाले हैं, और उसके बाद में वो पूरे स्टैंडर्ड को मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई किया है और एक चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। उस चार्ट को भी हम यहां देखने वाले हैं। करेक्ट? सो एज आई टोल्ड यू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का मैंने आपको आपकी बुक में दिया है बहुत ही अच्छा चार्ट। पूरे स्टैंडर्ड को मैंने ब्रेक किया एक चार्ट में, एक सिंगल चार्ट जो आपको बहुत हेल्प करेगा टू रिवाइज द एंटायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज टर्न टू पेज नंबर 12.4 ऑफ योर टेक्स्ट। What all we are going to discuss in AS 13? So first thing we are going to see in AS 13 is objective of AS 13, जो मैंने यहाँ लिखा है। Second is the definition of investments, which I have already told you just now when I have explained you all the basics. Third, type of investments. Fourth, computation of cost of an investment. Fifth, carrying cost of an investment. Next, disposal of an investment. Then reclassification of investments, and subsequently disclosure of investment। तो इसमें से आज हम इस लेक्चर में कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, क्योंकि आज का, जैसे मैंने कहा, आज का जो लेक्चर है ये हमारा बेसिक लेक्चर है, जहां मैं आपकी इस चैप्टर से पहचान कर रहा हूँ ये चैप्टर एक्चुअली है क्या, क्या क्या हमें तैयारी करनी है इस चैप्टर के लिए, क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है इस चैप्टर के लिए, ये आज के इस लेक्चर में हम गोल्स सेट करने वाले हैं। So my dear friends, the objective of this accounting standard is to prescribe accounting treatment for investment in the financial statements of an enterprise and related disclosure requirements। So if I am an investor, that means एक चीज आपको क्लियरली समझनी पड़ेगी, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये पूरी तरह गवर्न करता है अकाउंटिंग in the books of investor, not the investee। So if I am doing an investment in some shares, debentures, bonds, so this accounting standard is made to prescribe the financial reporting of those investments in my investors' financial statements। As per AS 13, there are two types of investments। First one is known as
current investment, and second one is known as long-term investment. Now you need to understand properly that if the investments are held for short term means it is prescribed as less than 12 months. If you have hold investment, you have purchased investment, your intention to hold that investment for a short period of time, it is known as current investments, otherwise it is known as long-term investments. हम जो यहाँ पे इंडिया में AS 13 पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, इस पे एक कॉरस्पॉन्डिंग IFRS है इन्वेस्टमेंट्स पे, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स पे, और वो जो कॉरस्पॉन्डिंग IFRS है वो बात करता है इन्वेस्टमेंट्स को क्लासिफाई करता है अलग अलग कैटेगरीज में. लाइक वन इज AFS का मतलब होता है अवेलेबल फॉर सेल, और दूसरा होता है HTM मतलब हेल्ड टिल मैच्योरिटी. तो अवेलेबल फॉर सेल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट्स जो रेडीली अवेलेबल होता है सेल करने के लिए. जब भी किसी ने मांगा बेच दिया, सही दाम मिला बेच दिया, अवेलेबल फॉर सेल. इंटेंशन होता है वो इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके रखना फॉर शॉर्ट टर्म, दे आर नोन एज करंट इन्वेस्टमेंट. बट HTM हेल्ड टिल मैच्योरिटी, दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर हेल्ड बियॉन्ड 12 मंथ्स. I mean AS 13 डिफाइन करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर नॉट करंट इन्वेस्टमेंट्स. Or current investments are those investments which is intended to be held for less than 12 months. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटेंशन. प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो आप करते हैं वो इन्वेस्टमेंट्स की कोई ड्यू डेट नहीं होती. जैसे कि बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ड्यू डेट होती है कि आपने 6 महीने की एफडी बनाई है या 2 साल की एफडी बनाई. So if it's a 6-month FD, certainly it will be a current investment. But if it's a fixed deposit for 2 years, it will be long-term investment. If you have purchased preference shares, if you have purchased debentures, they come with some kind of redemption period. So what is your intention that matters the most? If you purchase an equity share, now equity share doesn't have any deadline. You may dispose it of tomorrow, you may dispose it of after a year or whatever it is. So your intention matters. और क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पे ही इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन डिपेंड करता है, ये चीज समझना है. सो करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो होल्ड किए जाते हैं फॉर लेस देन 12 मंथ्स. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर नॉट करंट इन्वेस्टमेंट. अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये उठता है जिसका जवाब AS 13 हमें देता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, इनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए. My dear friends, whenever you buy a share from a stock market, from an agent, through an agent from a stock market, it's not the basic amount that you have to pay on a share. आपको सिर्फ बेसिक अमाउंट नहीं देना पड़ता है, आपको और भी कुछ एक्सपेंडिचर इंकर करना होता है. लाइक you have to pay brokerage, you have to pay securities transaction tax, you have to pay, if you have taken delivery of the shares, you have to pay stamp duty, you have to pay GST. ये सारी चीजें आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को बढ़ाती है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब आप शेयर्स बेचते हैं तभी भी आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है. तो उससे क्या होता है, जो नेट प्रोसीड्स आपको मिलने वाले वो प्रोसीड्स कम होते हैं. तो ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए, तो इसका जवाब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 हमें देता है. दैट कॉस्ट of an investment means purchase price plus incidental expenses minus pre-acquisition income. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस प्री एक्विजिशन इनकम. इसे आप यहां आपके पास में दोस्तों हाईलाइट कर लीजिए. प्री एक्विजिशन इनकम को हाईलाइट कर लीजिए आपके पास. बेसिक कॉस्ट, whatever is the basic cost, agreed amount between buyer and seller, that plus incidental expenses, relating expenses minus pre-acquisition income, if any, will be subtracted from investment. Now ये चीज बहुत important है. If purchase price when actual cash has been paid, so you have to take the actual price. But if you have purchased an investment shares against any other consideration, non-cash consideration, तो आप उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे. तो आपको ये देखना है कि आपने वो शेयर्स किसके बदले में खरीदे. मैंने कोई एसेट दी है और उसके बदले शेयर्स खरीदे हैं, तो ये एसेट की फेयर वैल्यू ली जाएगी. आई मीन फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप टू द फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर्ड, whichever is the more clearly evident. I have purchased shares against any other shares.
सो आई विल टेक द फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज इशूड, जो दूसरी सिक्योरिटीज मैंने दी है उसकी वैल्यू यहां पे ली जाएगी। कैरिंग अमाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग अमाउंट? Carrying amount means the amount at which the investments are disclosed in my balance sheet, at which they are carried in my financial statements. So what will be the carrying amount of investment? That totally depends on the classification, whether the investment is classified as a current investment or a long-term investment. Please understand, it's very important part. If an investment is a current investment as per AS 13, it is classified, it is, if it's classified as a current investment, it is carried at lower of cost price or fair market value. So 31st मार्च को आपके पास जो जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी इन्वेस्टमेंट्स है जिसको आपने क्लासिफाई क्या किया है, करंट इन्वेस्टमेंट्स है, उन सारी करंट इन्वेस्टमेंट्स की हम कॉस्ट प्राइस चेक करेंगे, उन सभी की मार्केट प्राइस चेक करेंगे, और दोनों में से जो भी लोअर होगा उस पे हम इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन करने वाले हैं। ये प्रिंसिपल किस अकाउंटिंग कंसेप्ट के वजह से बना है? तो आंसर क्या है? प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म। Anticipated losses and expenses should be accounted. Anticipated gains should not be accounted. But if it is a long-term investment, if the investment is long-term investment, then investment should be accounted at cost price. जैसे कि फिक्स एसेट होती है। फिक्स एसेट्स मतलब क्या होती है? That is the long-term asset held more than 12 months. So we always account, we always carry fixed asset at which price? Cost price. ठीक उसी तरह अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है जो आप इंटेंशनली कैरी करने वाले हैं मोर देन 12 मंथ्स के लिए, तो वो क्लासिफाई होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इट विल बी कैरीड एट कॉस्ट प्राइस ओनली। तो आपको हर रिपोर्टिंग डेट पे, ऑन एवरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेट, ईयर एंडिंग डेट 31 मार्च, आपको उसकी मार्केट प्राइस चेक करने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल क्या याद रखना है? दैट करंट इन्वेस्टमेंट इज valued at lower of cost price or market price, and long term investment is valued at cost price. लेकिन but if there is any permanent decrease in the value of investment, कोरोना के चक्कर में काफी ऐसी कंपनीज होगी, आप भी यही हो, मैं भी हूं, देखना जरूर, काफी ऐसी कंपनीज होगी जो बंद हो जाएगी बिल्कुल, जिनकी शेयर्स के प्राइसेस बहुत कम आ गए, नीचे आ गए। पीवीआर की हम बात कर रहे थे, 1500-1600 रुपए पे ट्रेड होने वाला शेयर आज सिर्फ 900-1000 रुपए में ट्रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि थिएटर्स बंद पड़े। बड़े बड़े मॉल्स की बात करेंगे आप, उनके शेयर प्राइसेस देखेंगे कम हो गए। सो अगर आपको लगता है कि आपके पास जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसको आप कैरी कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे, अगर वो इन्वेस्टमेंट की प्राइस में परमानेंट डिक्रीज है तो यस, आप उसको परमानेंट डिक्रीज को प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू योर P&L अकाउंट। करेक्ट? अदर देन टेम्परेरी वर्ड मैंने यहाँ यूज किया क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये वर्ड यूज है। अदर देन टेम्परेरी को अंडरलाइन करो और उसके ऊपर लिखिए परमानेंट। सो इफ देयर इज अ परमानेंट डिक्लाइन देन इट शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। नाउ आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, ठीक है? अगेन मैं रिपीट करता हूं, AS 13 में क्या क्या देखा? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट वी हैव ऑलरेडी सीन। थर्ड थिंग कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स: current investment, long term investment. Current investments are those investments which are held for less than 12 months. Long term investments are those investments which are not current investments. Next thing we have seen is the carrying amount of investments. Current investments are carried at lower of cost price or market price, and long term investments are carried at cost price. The next thing comes on disposal of investment. जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हैं तब क्या होगा? अब ये जो पार्ट है ना, डिस्पोजल और रिक्लासिफिकेशन, ये मैं आज के लेक्चर में कवर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये मैं तब कवर करूंगा जब मैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे क्वेश्चन देने वाला हूं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होने वाला है। जैसा मैंने कहा, आप क्लास में भी देखते हो हमेशा। दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड, अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, माना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे क्लास में आऊं और पहले दिन डायरेक्टली क्वेश्चन की फाइलिंग करना स्टार्ट कर दूं। एज अ टीचर व्हाट आई ऑलवेज बिलीव
what I always expected when I was a student and what I think is absolutely right कि पहले बच्चों को बताना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम देखने वाले हैं वो है क्या. You should be first prepared for it. और एक बार आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाए फिर मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके जा सकता हूं. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस टॉपिक इज, व्हाट इन्वेस्टमेंट इज, द रेलेवेंट पार्ट ऑफ AS13. बिल्कुल ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता हूं. यहाँ पे आप देख लो कुछ ही पार्ट्स मैंने पेज नंबर 12.4 के कुछ ही पार्ट्स मैंने यहाँ कवर किए हैं. जो बच्चे YouTube से पढ़ रहे हैं वीडियो को पॉज करके वो ये कंटेंट को आप स्क्रीन से पढ़ सकते हैं. 12.5 का जो पार्ट है दैट मींस disposal, reclassification and disclosure requirements. These three parts will be covered in the next lecture. अब मैं अगर इस टॉपिक में आता हूं स्पेसिफिकली तो मैं इस टॉपिक की थोड़ी और फ्रेंडशिप आपसे करवाना चाहता हूं एंड आई वुड लाइक टू क्लासिफाई दिस टॉपिक दैट ये टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं. दैट मीन्स व्हाट इज द स्कोप ऑफ चैप्टर 12. दैट मीन्स what are the various types of questions that we are going to see in this topic. So आप भी पैरेलली मेरे साथ आ सकते हैं और रजिस्टर में ये ट्री डायग्राम बनाइए आपके पास है. First we will start this topic with fixed income securities. We will deal with those questions where there are fixed income securities. Now what do you mean by fixed income securities? So example I can write bonds, debentures, etc. वो securities, fixed income securities are those securities जिसपे फिक्स्ड है कि आपको इनकम होनी ही होनी है और इसी रेट से होनी है. मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डायलेमा नहीं है कि इनकम होगी या नहीं होगी और अगर होगी तो कितनी होगी. करेक्ट. तो आपको पता है कि मुझे इतनी इनकम होने वाली है, इस रेट से इनकम होने वाली है. वो सारे सिक्योरिटी से रिलेटिंग क्वेश्चंस हम यहाँ इस सेगमेंट में देखेंगे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में. मतलब दोस्तों यहाँ पे हम टोटल देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7. Question number 1 to question number 7 are on fixed income securities. The second part of this topic, type 2 questions, we are going to see variable income securities, and the classical example of this is इक्विटी शेयर्स. यहां पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 का. सो वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज का मतलब इक्विटी शेयर्स है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं पता कि हमें डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड तो कुछ फिक्स होता नहीं है. सो ये जो शेयर्स होते हैं इन शेयर्स में और भी बहुत सारी इंट्रिकेसीज होती है लाइक बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ये वो सारी चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 17. मतलब ये सब जो भी हम अकाउंटिंग करने वाले हैं, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डील विद अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर. So there can be an investor who has invested only in fixed income security. So first type का question. There can be an investor who has invested only in variable income security. Second type question. There can be an investor who has invested in both fixed as well as variable income securities. तो हम उससे relating question देखेंगे जिसको हम कहते हैं mixed investments. That means fixed plus variable. And let me tell you, ये जो mixed है ये कुछ नया नहीं है. जो नया देखना है इस टॉपिक में वो फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट में देखेंगे क्योंकि थर्ड में तो कुछ नहीं है, फर्स्ट और सेकंड का मिक्सड है. लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि ICAI का फेवरेट है ये थर्ड सेगमेंट.
जहां हाइब्रिड मिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, आरटीपीएस के क्वेश्चंस कवर्ड है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर्ड है, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स के क्वेश्चन कवर्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 and 21, these 4 questions we will be looking in this particular segment of mixed investment, and the last segment of this topic where we are going to deal with accounting standard based questions. As I have discussed in class, and I always tell you, and I have given in my material also, that CA intermediate paper number 1 accounting, if you analyze the paper format, question number 1 of that paper is wholly and solely dedicated on accounting standard. It's a 20-mark question that comprises of 4 sub-questions of 5 mark each. That means 4 questions you are going to get compulsory on accounting standards. So on this topic, there are certain AS based questions that is covered over here by me in this particular topic, ranging from question number 22 to question number 28. Question number 22 to question number 28. ये जो चार्ट आपने बनाया, इसके नीचे कुछ जगह रखिएगा, पॉसिबल अगर है तो नए पेज से बनाएगा, क्योंकि ये जो चार्ट है इसके नीचे मैं कुछ और समरीज आपसे बनाने वाला हूं। जैसे जैसे ये टॉपिक प्रोग्रेस होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम वो समरीज यहां बनाएंगे। दोस्तों ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये छोटी छोटी समरीज, ये टेबल्स, ये ग्राफ्स, ये आपकी स्टडीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप बैठ के सब कुछ पूरी तरह अच्छे से कर सको। तो वो समय, ये जो आपने प्रिपरेशंस की है, ये प्रिपरेशंस आपको समय काम आता है। इसलिए मैं हर रोज हर लेक्चर में आपसे क्या कहता हूं, ऑलवेज स्टडी फॉर दैट वन डे। उसे एक दिन की तैयारी हर रोज करो। कौन सा एक दिन? वो दिन जो एग्जाम से पहले आपके लिए आने वाला है। उसे एक दिन के लिए अपनी जी जान लगा दो यार, हर रोज उसके लिए प्रिपरेशन करो, क्योंकि वो एक दिन जो आएगा ना, वो आपकी लाइफ बदल देगा। तो अब ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपकी पहचान करवा देता हूं इस बुक से, ताकि मैं आपको आज का आपका टास्क दे सकूं कि आज आपको करना क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है आप यहाँ देख रहे हो, मैंने कुछ रिक्वायर्ड जितनी है थ्योरी उतनी आपको दी है। I would request you, all of you, to please go to this theory before you come for the next lecture, because ये theory आपको help करेगी to solve the questions more effectively. Correct? Some terminologies, some basis, chart on accounting standard 2, accounting standard 13 on page number 12.4 and 12.5 is given over here. ये बहुत एक important चीज मैंने आपको यहाँ की, समझना। जैसे आप सभी लोग जानते हैं मेरी बुक के बारे में, कि मेरी ये जो बुक है, इसको मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एसेंशियल, ग्रोथ एंड मेजॉरिटी। एसेंशियल्स आर दोस पार्ट जो हम यहाँ क्लास में करने वाले हैं। ग्रोथ एंड मेजॉरिटी इज एब्सोल्युटली ऑप्शनल क्वेश्चंस, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप ऑन योर ओन घर पे कर सकते हैं। जो थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना चाहता है वो ग्रोथ सेगमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, और जो बिल्कुल हाई लेवल की प्रिपरेशन करना चाहता है, मतलब देयर आर सर्टेन पीपल, होते हैं ना कुछ लोग हु आर बोर्न विद सम डिफरेंट टारगेट्स, तो आप मैच्योरिटी के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आप यहां देखोगे तो वी आर ऑब्वियसली मेंटेनिंग एन इंडेक्स इन क्लास, रजिस्टर इंडेक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा चैप्टर है, सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, ब्रांच अकाउंटिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस चैप्टर का मैंने आपको आपकी टेक्स्ट बुक में एक इंटरनल इंडेक्स भी दिया है। सो रजिस्टर में जो इंडेक्स बनेगा वो तो बनेगा, उसके अलावा हम यहाँ पे ये भी एक इंडेक्स बनाएंगे टू ऑर्गेनाइज अवर स्टडी इन मच बेटर मैनर। तो हम सारे जो भी क्वेश्चंस है 28 क्वेश्चंस हम एसेंशियल सेगमेंट के, जिसका मैंने क्लासिफिकेशन अभी आपको दिया है, हम सॉल्व करने वाले हैं। ग्रोथ सेगमेंट में आई हैव गिवन 6 क्वेश्चंस एंड 2 क्वेश्चंस अंडर मैच्योरिटी सेगमेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आप यहां करने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप इंटरनली यहां क्लासिफाई करेंगे। हर क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उस क्वेश्चन में क्या है, किन इंस्ट्रूमेंट्स पे, टाइप ऑफ सिक्योरिटी, इंटरेस्ट पेमेंट डेट क्या है, ईयर एंडिंग डेट क्या है, वैल्यूएशन के प्रिंसिपल क्या है। इफ यू वांट टू राइट सम रिमार्क फॉर यू, तो आप वो रिमार्क को भी वहां लिखोगे और फिर इस टॉपिक में प्रोग्रेस करोगे। दोस्तों बहुत छोटी छोटी चीजें होती है,
पर ये छोटी छोटी चीजें बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है हमारी लाइफ में, क्योंकि एग्जाम से पहले होता है ये कि प्रेशर होता है बहुत ज्यादा और समय होता है बहुत कम, एक्सपेक्टेशंस होती है बहुत ज्यादा और उम्मीदें होती है कम। तो ऐसी सिचुएशन में हमें खुद को बहुत चार्ज रखना होता है, खुद को बहुत मोटिवेटेड रखना होता है, और इस सिचुएशन में ये जो समरीज है, ये जो इंडेक्स है, ये हमारी बहुत मदद करती है। सो आई थिंक आपको बेसिक्स इस टॉपिक के सारे समझ में आए। यू अंडरस्टूड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाई इन्वेस्टमेंट। एक आई ओपनिंग सेशन आपके लिए आज रहा होगा, क्योंकि आप लोग अभी हो यूथ, आप लोग अभी हो यंग। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यंग हो, यूथ हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो लाइफ में खुद पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैंने कभी कुछ इन्वेस्टमेंट की होती थी तो आज ऐसा नहीं होता था। ये रिग्रेट की लाइफ ना जीना पड़े, ये काश की लाइफ ना जीना पड़े। इसीलिए आज मैंने आपको इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। इन्वेस्टमेंट आप जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। दिस इन्वेस्टमेंट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम, दिस इन्वेस्टमेंट इज इन टर्म ऑफ हार्ड वर्क। पर ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही मेहनत करते रहो, डटे रहो। मैं भी आपके साथ ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। मैं हमेशा क्लास में कहता हूं, आज फिर से कहता हूं, विनर्स नेवर थिंक्स अबाउट सर्कमस्टेंसेस, दे ऑलवेज थिंक्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज। हाँ, हमें एक मौका मिला है, हाँ हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम क्लास में आके इस तरीके से ही बैठ के पढ़ सकते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब फिर मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 2 में, जहां हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच।